हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम एसएसटी का पूरा जो हमारा है 60 क्वेश्चन उसको कंप्लीट करेंगे। ये हमारा जो पेपर है ऑनलाइन वाला पेपर है 2023 का। हम इसको पूरा कंप्लीट देखेंगे क्वेश्चन को। ये कब का है? ये 29 जनवरी का है। 29 जनवरी का जो है ये पेपर है वो भी ऑनलाइन। इसको हम कंप्लीट करेंगे, साथ में हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। अगर वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के जो अभिलेख है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ब्राह्मी लिपि में। अगला है 5वीं से 6वीं शताब्दी वर्तमान के तमिलनाडु में बड़े स्तर पर खेती करने के लिए आवश्यक था। क्या आवश्यक था? देखिए, सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इसको याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सम्मान के साथ दफनाए जाने के कारण सबसे अच्छी व्याख्या। देखो, जो मृतक होती थे यानी एंशिएंट टाइम पे इंसान जब मर जाता था तो उनके साथ समान दफना दिया जाता था। क्यों? क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन मतलब जीवन है। मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा कथन दिया ABC, इसमें हमें बताना है कौन सा सही है। देखो, लघु चित्र क्या होते हैं? लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं। देखो क्या होते हैं? लघु चित्र जो होते हैं छोटे आकार के चित्र होते हैं। ठीक है। लघु चित्र आमतौर पर वाटर कलर से कपड़े या कागज पर चिन्हित किए जाते हैं। याद रखिएगा, लघु चित्र जो है आमतौर पर वाटर कलर से कपड़े या कागज पर चिन्हित किए जाते हैं। प्राचीनतम लघु चित्र ताड़ के पत्तों अथवा लकड़ी पर चित्रित किए जाते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ABC तीनों करेक्ट है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ABC तीनों है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था धर्मशाला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मशाला के नाम से। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वही दिया है, अभिकथन और कारण दिया है। इसमें बताना है हमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया और इन्हें महाजनपद कहा गया। बिल्कुल, देखो लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद जो थे दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गया और इन्हें क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। अगला है सही तरीके से किलेबंदी की गई, सेनाएं खड़ी की गई और सेनाओं के रख रखाव के लिए एक सही कर प्रणाली की व्यवस्था लागू की गई। तो ये दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सी नई प्रणाली हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार किया गया था? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा क्या तैयार किया? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महालवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी जो बंदोबस्त यानी जिनको महालवाड़ी सेटलमेंट कहते हैं, इसको तैयार किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस राज्य के कैलोलार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे? तो कहाँ के? दक्षिण भारत के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। दक्षिण भारत में बुनकर समुदाय में कैकोलार और देवांग नामों से जाना जाता था इनको। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्वतंत्रता एवं समानता के संदर्भ में हमें पढ़ना ए और आर को बताना इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत। जवाहरलाल नेहरू, देखो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अत्यधिक स्वतंत्रता समानता की मांग की और इनका समर्थन भी किया, ये सही बात है। और आर दिया है, राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन किया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, फ्रांस हो गए, सब में बहुत देर के बाद महिलाओं को आज़ादी मिली थी वोट देने का, लेकिन हमारे भारत में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तुरंत हमें वोट देने का अधिकार मिल गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक की, ये याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, निम्नलिखित में कौन सा सूफीवाद से जुड़ा हुआ है? देखो कौन सा ऐसा शब्द है जो सूफीवाद से जुड़ा हुआ है? तो सूफीवाद से जो जुड़ा हुआ है वो शब्द है, सबसे पहले पे आता है खानका, याद रखिएगा। दूसरा रक्स, उसके बाद तीसरा आता है जिक्र। तो इसका राइट आंसर ABC होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। रक्स जिक्र शब्द जो है सूफीवाद से जुड़े हुए हैं। भारत में सूफीवाद के जनक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, किसने काश्तकार की चाबुक नामक पुस्तक लिखी है? काश्तकार की चाबुक नामक पुस्तक को किसने लिखा था? ज्योतिबा राव फुले ने। ज्योतिबा राव फुले ने काश्तकार के मतलब नामक चाबुक की पुस्तक इन्होंने लिखी थी, ये याद रखिएगा, काश्तकार की चाबुक। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी। अगला है, निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता सेनानी जो वर्तमान के कर्नाटक से थी ने प्रभात फेरियों का आयोजन किया था? तो किसने किया था? अंबाबाई। अंबाबाई जो थी ना, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कर्नाटक क्षेत्र में अंबाबाई ने प्रभात फेरी का आयोजन किया था। आपसे क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछेगा, नॉर्मल सा याद रखिएगा, प्रभात फेरी का आरंभ अंबाबाई ने किया था और कहाँ पे किया था इन्होंने? कर्नाटका में।
अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है ए और आर, इनमें प्रांतीय स्वायत्ता के संदर्भ में बात कही गई है और बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। प्रांतीय स्वायत्ता में ये देखो, प्रांतीय स्वायत्ता में क्या था, सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे, तो ये सही बात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ये वाला सही है। उसके बाद दूसरा जो है, इसमें ये भी कहा गया इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है ए, बी दोनों सही है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये तो एकदम सही बात है। भारतीय संविधान हमारा कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, पहला वाला तो हमारा सही है। उसके बाद हमारा बी देख लेते हैं, इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लिया गया और सभी भारतीय जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं वोट देने का उनको अधिकार मिला। मतलब ऐसे देखो याद रखिएगा, पहले 21 वर्ष था, बाद में जब उसके बाद 1961 में इसका संवैधानिक संशोधन हुआ, फिर 18 वर्ष किया गया, ये तो गलत है। सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना गया, ये ए भी सही है। तो ए और सी सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ए और सी। और ये बी वाला याद रखिएगा, क्यों नहीं सही है, क्योंकि उसमें जब वोट देने का अधिकार हुआ था ना, तो इस टाइम पे 21 वर्ष एज माना गया था। फिर 1961 में जब संवैधानिक संशोधन हुआ संविधान का, उसके बाद एज को 18 वर्ष किया गया। अगला, निम्नलिखित में कौन सा थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है। थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण जो है, सड़क का मानचित्र थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है, याद रखिएगा। रोड मैप ऑफ इंडिया जो है, ये भारत का सड़क का मानचित्र जो है, ये थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ए आर को पढ़िए और बताओ इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला दिया हुआ है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक ऊष्मा होती है, यानी सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो गर्मी होता है वो सबसे कर्क रेखा और मकर रेखा वाले क्षेत्रों में होता है, वो बात सही है। उसके बाद इसमें कारण दिया हुआ, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य के में एक बार दोपहर सिर के ठीक ऊपर होता है, ये सही बात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला है, जब ग्रीनविच पर 11 पूर्वाहन बजे होंगे, मतलब 11 बज रहे होंगे सुबह के, दोपहर वाला वो, उसके बाद 9 बजे पूर्वाहन किस देशांतर में बजे होंगे, ये याद रखिएगा। तो ये 30 डिग्री वेस्ट, पश्चिम में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कौन सा कथन सही है, उसका चुनाव करना है हमें। पहला दिया हुआ है इसमें, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, ये गलत बात है। सबसे लंबा दिन जो है 21 जून को नहीं होता है। अब आपको जिस ऑप्शन में ए दिखेगा उसको आप कट कर दीजिए। तो जैसे पहला ऑप्शन जो हो गया, ये तो कट गया, ये वाला बी और सी ये कट गया, सिर्फ ए और वो बचा है। उसके बाद आता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है, ये तो सही बात है। उसके बाद 21 मार्च और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन तथा रात की अवधि समान होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो। अगला क्वेश्चन है, सेल के प्रकार। देखो, सेल एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको सेल चक्र कहते हैं। मैंने आपको एनसीईआरटी में कराया, आप एनसीईआरटी की क्लास जरूर देखिएगा। सेल का जो एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन होता है उसको सेल चक्र कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, महासागरीय जल का लयबद्ध रूप से दिन में 2 बार उठना गिरना क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, ज्वार भाटा। मतलब दिन में नियमित रूप से 2 बार गिरना और मतलब कि उठना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा। अगला है, निम्नलिखित में इसमें विकल्प करना और बताना है कौन सा घास का मैदान कहाँ पे है, या फिर इसमें कौन सा सही सम्मिलित है। देखो याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान है। उत्तरी अमेरिका में कौन सा है, प्रेयरी घास का मैदान है। इसमें 2 युग्म देखो सही है, पहला वाला तो सही है। दक्षिण अफ्रीका में डाउन्स, देखो दक्षिण अफ्रीका में डाउन्स घास का मैदान नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान है, तो ये तो कट गया। और मध्य एशिया में स्टेपी, तो ये सही है, पहला वाला और तीसरा वाला सही है। ऑस्ट्रेलिया में वेल्ड, देखो ऑस्ट्रेलिया में वेल्ड नहीं है, तो याद रखिएगा, तो ये वाला सही हुआ हमारा। 2 युग्म बस सही है, इसमें पूछा है कौन सा युग्म सही है, 2, इसको जरा याद रखिएगा आप लोग। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान है, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। अगला है, निम्नलिखित में से सही मतलब आने वाली सुनामी का पहला संकेत कौन सा है। पहला संकेत जो है ना उसको याद रखिएगा, वो है तटीय क्षेत्र से जल में कमी आती है। तटीय क्षेत्र में क्या होता है ना, जल में कमी आने लगती है। सुनामी शब्द जापानी शब्द है, ये याद रखिएगा, 2 शब्दों से बना है, सु अर्थात बंदरगाह, नामी अर्थात विनाशकारी लहरों से बना हुआ है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव हमें कहाँ मिलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव हमको कहाँ पे मिलते हैं, तो ये जैवमंडल में, बायोस्फीयर में मिलते हैं। जैवमंडल यानी जो हमारा बायोस्फीयर होता है उसमें मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है। भारत के ठंडे रेगिस्तान यानी जिनको लद्दाख कहा जाता है, याद रखिएगा प्रश्न के अनुसार, तो कौन सी नदी बहती है, तो सिंधु नदी।
इसमें राज्य दिया हुआ है और परमाणु ऊर्जा केंद्र दिया हुआ है, कौन सा कहाँ पे पाया जाता है, याद रखिए। तमिलनाडु में क्या है, देखो तमिलनाडु में जो है ये है कलपक्कम ए का जहाँ पे दूसरा दिया हुआ वो ऑप्शन देख लीजिए, ए का जहाँ पे दूसरा दिया हुआ तो कौन सा है, ये सारे तीनों ऑप्शन तो कट गए, सिर्फ डी बचा है। तो कलपक्कम हो गया, महाराष्ट्र में तारापुर हो गया, बी का पहला हो गया, उत्तर प्रदेश में नरौरा हो गया, ये आईवी हो गया इसका, कर्नाटक में कैगा हो गया, कर्नाटक का कैगा का से का याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। एक बार फिर देख लीजिए, तमिलनाडु में क्या है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र, महाराष्ट्र में तारापुर है, उत्तर प्रदेश में नरौरा, कर्नाटक में कैगा है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन करना है। अलवण, जल का केवल 1% जल प्राय मतलब उपलब्ध है तथा मानव उपयोग हेतु, बिल्कुल देखो जो 1% है ना वो सही बात है, पहला वाला जो है ना ये सही है, क्योंकि सिर्फ 1% का उपयोग हम लोग पीने के लिए करते हैं, पहला सही है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ अलवण जल पृथ्वी पर सबसे उपयोगी पदार्थ है, हाँ ये सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। लेकिन इसमें इन लोगों का कोई संबंध नहीं बना, क्योंकि का संबंध जब बनेगा तभी सही व्याख्या होगा, तो इसमें कोई व्याख्या तो बन नहीं रहा है। अगला है निम्नलिखित नामों पर विचार करिए। देखो इसमें हमें निम्नलिखित जो नाम है उस पर विचार करना है, मिल्पा, लद्दाख, रोका और चीरू, ये नाम दिए हुए हैं, इनको बताना दिए गए नामों किन से संबंधित हैं, किन से स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजातियों से, याद रखिएगा। मिल्पा, लद्दाख, रोका, चीरू, लोगेन, एकालीन, मुसेले और तावी आदि जो है स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजातियों के प्रकार हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का वर्णन करते हुए किसने अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया है। अनेकता में एकता किसने कहा है, तो अनेकता में एकता जो कहा है जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने अनेकता में एकता कहा है, या यूनिटी इज इन डाइवर्सिटी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्थानीय संचार माध्यम, मीडिया क्या है। मीडिया देखो क्या है, मीडिया जो है ना ये स्थानीय समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दे को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम है, ये मीडिया है। बाकी अपने यहाँ का मीडिया कैसा है वो तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। अगला है, भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार का कानून नहीं बना सकती। कौन सी विषय पे केंद्र सरकार नहीं बना सकती कानून, पुलिस के, बाकी बैंकिंग पे बना सकती, संचार पे, मुद्रा पे, लेकिन पुलिस पे, पुलिस जो है ना ये राज्य व्यवस्था राज्य के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत, ये याद रखिएगा। अगला है, भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है, इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहते हैं, तो संघवाद बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, संघवाद। दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसमें, देखो दादन व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है ना, एक चीज़ याद रखिएगा, दादन व्यवस्था को ही अग्रिम व्यवस्था भी कहा जाता है, ये औपनिवेशिक शासन में प्रचलित भी, इसमें व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देकर उनसे तैयार माल प्राप्त करते थे। अब तो आप समझ गए होंगे, तो व्यापारी जो है कच्चा माल किनको देते थे, बुनकरों को, और उनसे तैयार माल प्राप्त करते थे, तो इसका राइट आंसर है। इसको क्या बोलते हैं, अग्रिम व्यवस्था भी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किन कारणों से ग्रामीण परिवारों में लोग विशेष मौसमों में पलायन करते हैं। विशेष मौसमों में पलायन क्यों करते हैं, देखिए पहला है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं ना, ये बात नहीं है। खेतिहर मजदूर अपनी कमाई के लिए दूसरे खेतों पर निर्भर रहते हैं। दूसरी बात, साल के हर एक समय में उन्हें काम नहीं मिलता, इसलिए एक जगह से दूसरे जगह जाते काम के लिए, काम करेंगे तभी तो पैसे वगैरह आएंगे। खेतिहर मजदूर अपने काम के बदले बहुत कम पैसा कमाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जिसमें ए होगा उसको कट कर देंगे, ये कट कर देंगे, इसमें डी नहीं है तो ये ऐसे ही कट गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो इसको किसने कहा था, इसको महात्मा गांधी जी ने कहा था। और आप देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी रसिया वाली क्रांति में स्टार्टिंग में जब हुआ था ना, तो यही हुआ था, जिनके पास बहुत कुलीन थे या पुरुष थे 25 वर्ष से उम्र के अधिक, उनको मतलब वोट देने का अधिकार था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो अधिक महिला कर्मचारी वाले संगठनों के लिए क्रेज सुविधाएं प्रदान करेगी, अनिवार्य मतलब बनाते, कहाँ कौन सी, 30, देखो 30 से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं जो वहाँ पर बच्चों की देखभाल हेतु क्रेज की सुविधा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जहाँ पे 30 से ज़्यादा लेडी काम करती हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा यानी भाग जो है कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करता है, तो कौन करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व करता है, जो हमारा डीपीएसपी है, और ये कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसको याद रखिएगा।
अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों को के दोहरे उद्देश्य हैं। देखो उनके अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने कहा था प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और उसके बाद से ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो ए बी दोनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ए और बी दोनों सही हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका को बदलने का अधिकार है यदि वह मानती है कि वह संविधान की मूलभूत संरचनाओं का उल्लंघन करती है। तो इसको क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरीक्षण कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों ने नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 1993 में लागू क्यों हुआ। देखो क्यों हुआ, इस क्षेत्र में सफाई कर्मचारी अमानवीय स्थितियों में काम करते थे, मतलब ज़बरदस्ती इनको काम वगैरह करवाया जाता था, अगर वो उस लायक भी नहीं थे। एक मूवी आई थी कोई थी, उसमें ऐसे ज़बरदस्ती मतलब उनको बांध के रखा गया था कि आपको यही काम करना है, इसलिए नियम आया था। अगर कोई पढ़ना लिखना भी चाहता था तब भी उनको मतलब बुरे नज़रों से देखा जाता था कि नहीं आपको ये मतलब करना है, यही काम है आपका। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक्ट प्रभावी हुआ। देखो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो एक्ट जो था वो प्रभावी कब हुआ था, 2005 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय समानता की चर्चा के उद्देश्य है। तो कौन सा है इसमें, देखो याद रखिएगा, सबसे पहले हमारा जो है अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा संबंधित मामलों को संबोधित करना, ये सही बात है। उसके बाद आता है अधिगमकर्ताओं को प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करने के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी सही है। सभी भिन्नताएं जीवन में अति आवश्यक है, यह समझाना, ऐसा नहीं है। अगला है संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का आत्मसात करवाना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, हम ... सामाजिक विज्ञान अध्यापन हेतु अंतःशास्त्रीय उपागम का प्रयोग करते हैं। किस लिए प्रयोग करते हैं, देखिए हम लोग करते हैं विषयों के बीच अंतर संबंधों और अन्योन्याश्रित्व का वर्णन करना, बिल्कुल ये सही बात है। एक ही प्रसंग को सामाजिक विज्ञान के विभिन्न कोणों से देखने के लिए, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सी और डी जो है वो दोनों सही है। अगला है, आजीविका पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका से यह उम्मीद की जाती है। देखो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि लोगों के जीवन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं, इसका वर्णन करें और उनके बारे में बच्चों को समझाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, श्रेष्ठ विकल्प का चयन कीजिए जो यह सिद्ध करता है कि क्यों सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखो प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, बिल्कुल जो प्रश्न होते हैं ना बच्चों की जिज्ञासा को ही तो बढ़ाते हैं। अगर आप बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो उनके मन में मतलब कि क्यूरियोसिटी आएगी, जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। उसके बाद बच्चों को इसका एहसास कराया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है, ये तो गलत बात है। जहाँ ये सब बातें आई ना फटाक से कट कर देना है, बच्चों को कम समझना नहीं है। और अगला जो है, प्रश्न के अधिगम को पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा आगे की ओर ले जाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की ओर बढ़ाते हैं, ये भी सही है। बच्चे भाषा संबंधी कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता को समझते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जिस ऑप्शन में बी होगा उसको हम कट कर देंगे, बाकी हमें आंसर अपना मिल चुका है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित में किनको भारत की सांस्कृतिक विविधता विद्यार्थियों के समझाने में सहायता हेतु अर्थपूर्ण तरीकों के रूप में माना जा सकता है। तो कौन से तरीके को माना जा सकता है, देखो सबसे पहले याद रखिएगा, सामुदायिक पर्वों पर समूहों में परिचर्चा करना। कक्षा में क्या होता है, कक्षा में क्या करना है इनको, कक्षा में जो है वो सांस्कृतिक के भिन्न भिन्न आयामों और छोटे छोटे समूहों वाली योजनाएं मतलब योजना प्रयोजना तैयार करना, ये भी सही है। उसके बाद आता है कक्षा में प्रश्न, यार ये इससे थोड़ी ना बच्चे का दिमाग तेज होगा, वो तो हमारे टाइम पे था, सर पूछ के बस मारते रहते थे हम लोग को। कक्षा विद्यालय में खास उत्सव का आयोजन कराना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जिस ऑप्शन में आपको दिखेगा कि सी दिख रहा है उसको कट कर देना है, बाकी उसके बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका विभिन्न विद्यार्थियों को प्रायः भिन्न भिन्न कार्य नियत करती है। वो विश्वास करती है कि वो क्या विश्वास करती है, वो विश्वास करती है कि विद्यार्थी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। हाँ देखो विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, इनफैक्ट आपके अपने खुद के भाई बहनों में तो सेम नहीं होते, किसी का मैथ्स तेज है तो किसी का इंग्लिश तेज है, किसी का कुछ और तेज है। तो इस तरह से सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को भारत का विभाजन के विषय में पढ़ाते समय निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त होगा। देखो हमें कौन सा उपयुक्त होगा ये बताना।
सबसे पहले देखो हमें बताना है 1940 में जयपुर से प्रकाशित अभिलेखित समाचार पत्र रिपोर्ट तैयार कर को पढ़ा, जो पत्र है उसको दिखाएंगे कि इसको पढ़िए, ठीक है। इसको हम उसके बाद आता है कि राज्य के पुनर्गठन नहीं, ये सब नहीं उसको उनको बताना है। इसके बाद आता है लाहौर से पंजाब में आए लोगों के साक्षात्कार अभिलेखन रिकॉर्ड का उपयोग। उसके बाद गांधी जी का चलचित्र मतलब मूवी दिखाना। तो ये चीज़ हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, कल्पना कीजिए कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भारत में विभिन्न सरकारों द्वारा दी गई मुफ्त सुविधाओं पर चर्चा हो रही। चर्चा में क्या होना चाहिए? देखो चर्चा में होना चाहिए कि विद्यार्थियों को मुफ्त सुविधाओं के समर्थन या विरोध में अपने विचार मतों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाए। हाँ, उनके मन में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो आराम से उसको मतलब बोल सकें। अगला हमारा जो है शिक्षक जो है सरकारों द्वारा मुफ्त सुविधाओं क्यों देनी चाहिए हेतु प्रमाण साक्ष्य को उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे। तो ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर बी और सी होगा। इसका राइट आंसर बी और सी होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला है, मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक व्यक्तिगत देता है कि भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करने की क्या संभावनाएं हो सकती हैं? भारत की जनगणना विभिन्न वर्षों की रिपोर्ट पर विचार करना, ये हो सकती है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा 50 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, रचनात्मक सोच विचारों को उत्पन्न करती है और आलोचनात्मक सोच डॉट डॉट इसमें क्या चीज़ करती है? तो ये जो करती है ना, उन विचारों का मूल्यांकन करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो हमारा 50 क्वेश्चन हो गया। बाद की क्वेश्चन हम अगले वाले पेपर्स में देखेंगे। तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।